हेलो दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे आर्काइव्स को। आर्काइव्स मॉडर्न हिस्ट्री को समझने के लिए एक बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। इसको ऐसे समझिए, आप कभी म्यूजियम गए हैं? म्यूजियम में जाते हो तो आप क्या देखते हो? कॉइन्स। उसके अलावा आप देखते हैं वेपन्स। उसके अलावा आप क्या देखते हैं? क्लॉथ्स। पुराने ज़माने के लोग कपड़े कैसे पहनते थे, वो जो अभी भी बचे हुए हैं उनको संभाल करके म्यूज़ियम में रखा गया है। ठीक है, म्यूज़ियम में आप ये देखते हैं। आर्काइव्स भी सेम म्यूज़ियम की तरह ही हैं। आर्काइव्स भी सेम म्यूज़ियम की तरह ही हैं, बस इसमें जाओगे तो आपको मिलेगा डॉक्यूमेंट्स। पुराने समय के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको संभाल करके आर्काइव्स में रखा जाता है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का एक कलेक्शन होता है आर्काइव्स। यहीं पे लिखा हुआ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्लेस, इंस्टीट्यूशन और ग्रुप ऑफ पीपल। उस समय के जगह या फिर इंस्टीट्यूशन की इंफॉर्मेशन हमें आर्काइव से मिलती है। आर्काइव में जो डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते हैं वो यूजुअली प्राइमरी सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं। प्राइमरी सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो डेली लाइफ के नेसेसरी ट्रांजैक्शंस के लिए लिखा गया होता है। उन्हें हम इस पर्सपेक्टिव से तैयार नहीं करते कि इसको पढ़ के हमारे फ्यूचर जनरेशन को हमारे बारे में पता लगेगा। इसको आप एक उदाहरण से समझिए। अभी ईयर 2024 चल रहा है। आज हमारे पार्लियामेंट में जो भी बिल्स पेश हो रहे हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, जो ऑर्डर पेपर्स हायर अथॉरिटीज़ से लोअर अथॉरिटीज़ को मिल रहे हैं, ये सारे प्राइमरी सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं। मान लीजिए अब ईयर आ गया 3020। अब अगर हमें 2024 के बारे में जानना हो तो हम कैसे जानेंगे? तब हम ऑब्वियसली 2024 के डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करेंगे। हम 2024 के सारे डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर एक बिल्डिंग में रख देंगे और बोलेंगे ये हमारा आर्काइव है। देखिए दोस्तों, आर्काइव्स में डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो कौन कौन तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं? तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड्स। ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड से हमें मॉडर्न हिस्ट्री के कौन से टाइम पीरियड की इंफॉर्मेशन मिलती है? तो 1600 से लेकर के 1857 तक। 1600 में ये कंपनी बनी और 1857 में क्राउन रूल आ गया था और ये कंपनी को डिसबैन कर दिया गया था। तो 1600 से 1857 का इंफॉर्मेशन हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड से पता चल जाता है। और अदर यूरोपियन कंपनीज भी थी ना जो भारत में आई थी, उनसे भी हमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। लेकिन ये प्राइमरली इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमी, उस समय की इकोनॉमी को समझने के लिए। हालांकि ये पॉलिटिकल सेटअप के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये अदर यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि पोर्चुगीज़ हो गए, फ्रेंच हो गए, डेन्स हो गए, इन सब के रिकॉर्ड्स। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इन सब का कलेक्शन ही आर्काइव्स कहलाता है। 4 तरह के आर्काइव्स होते हैं: सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव्स, स्टेट गवर्नमेंट आर्काइव्स, रिकॉर्ड्स ऑफ इंटरमीडिएट एंड सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स। इन चारों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव्स को। तो दोस्तों, अब हम लोग समझेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव्स को। आखिर वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको हम सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव्स में शामिल करते हैं? अब जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी किसी एक स्टेट में तो लिमिटेड नहीं थी, एक से ज़्यादा स्टेट में थी, जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो एक से ज़्यादा स्टेट में वो काम करती थी। ठीक है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स को कोई एक स्टेट तो नहीं संभाल सकता। तो क्या करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट? वो सारे डॉक्यूमेंट्स को खुद मैनेज करती है। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स एक से ज़्यादा स्टेट से रिलेटेड होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? मैनेज करती है। दिल्ली में मौजूद नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया ही हमारे भारत सरकार का आर्काइव है। ये इंडिया के साथ साथ साउथ एशिया का लार्जेस्ट आर्काइव है। हालांकि इसे 11 मार्च 1891 को कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया गया था। उस समय इसका नाम था इंपीरियल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट और लॉर्ड लैंसडाउन उस समय के वायसरॉय थे। जब 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी तो IRD यानी कि इंपीरियल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट को भी दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया और 1926 में इसे एक नए बिल्डिंग में ट्रांसफ़र किया गया, जो बिल्डिंग आज आप देखते हैं। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए। चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे,
अलग अलग वर्क्स के लिए, तो उनके रिकॉर्ड्स को भी अलग अलग ही रखा जाता था। जैसे रेवेन्यू से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास होते थे। पॉलिटिकल, मिलिट्री, कमर्शियल, जुडिशियल, एजुकेशनल सभी डिपार्टमेंट्स अपने अपने डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करते थे। इसीलिए हमारे नेशनल आर्काइव्स में भी इन रिकॉर्ड्स को अलग अलग ब्रांचेज में रखा गया है, ताकि हम उन डिपार्टमेंट्स के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को आसानी से समझ सकें। इन्हीं डॉक्यूमेंट से हमें ये पता चलता है कि 1767 में जेम्स रैनल को भारत का पहला सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। उनके लैंड सर्वे के रिकॉर्ड से और सर्वेयर्स के जर्नल से ही हमें उस समय के भारत के ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में भी काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। कॉलोनियल रूल में लेजिस्लेटिव बॉडीज धर्म को लेकर कैसी पॉलिसीज अपना रही थी, सामाजिक मुद्दों पर जजेस अपना फैसला किस प्रकार लेते थे, यह हमें जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के डेटा से पता चलता है। नेशनल मूवमेंट के दौरान जब ब्रिटिशर्स इमरजेंसी लगाते थे तो उसके रिकॉर्ड्स को 1907 तक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होम डिपार्टमेंट ही संभालती थी, बट 1907 में ब्रिटिशर्स ने एक सीरीज शुरू किया होम पॉलिटिकल के नाम से, जो एक्सक्लूसिवली पॉलिटिकल एंड कम्युनल इश्यूज को ही डील करने के लिए बनाया गया था। आर्काइव्स में मौजूद रिफॉर्म ऑफिस के रिकॉर्ड्स को पढ़ के हमें ये पता चलता है कि 1920 से 1937 तक अंग्रेजों ने कैसे कैसे अपने संविधान को विकसित किया। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमें सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव से मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। तो दोस्तों, ये सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव्स में बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे स्टेट गवर्नमेंट के आर्काइव्स को। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।